तो देखिए, आज का अपना टॉपिक रहेगा सूचर और सूचर मटेरियल। ठीक है, शुरुआत करते हैं। तो पिछली क्लास में हमने बात कर ली थी किसके बारे में? स्टरलाइजेशन के बारे में, यानी निसंक्रमण के बारे में, और उससे संबंधित कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में हमने बात की थी। ठीक है, जहां पर हमने मुख्य रूप से जो बात की थी, यानी एसेप्सिस। ठीक है, सेप्सिस क्या है, एसेप्सिस क्या है, ठीक है, एंटीसेप्टिक्स क्या होते हैं, डिसइंफेक्टेंट क्या होते हैं, डिसइंफेक्शन क्या है, और एंटीसेप्सिस क्या है। ठीक है, ये सब प्रोसेस थी, इनके बारे में हम बात कर रहे थे। ठीक, तो कुल मिलाकर के वहां पर जो भी अपना उद्देश्य था वो क्या था कि किसी भी प्रकार के सूक्ष्म जीव को किसी भी प्रकार की सतह से, यानी चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो, उनको सूक्ष्म जीवों से मुक्त करना था। ठीक है, और जिसमें हमने विशेष रूप से बात की थी स्टरलाइजेशन के बारे में। ठीक है, स्टरलाइजेशन में क्या था कि किसी भी प्रकार का सूक्ष्म जीव हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, कवक हो, और उन साथ में उनके स्पोर, ठीक है, यानी बीजाणु, उनको वहां पर नष्ट किया जा रहा है। ठीक है, जिससे कि संक्रमण ना फैले। तो अब वहां से आगे की बात हम करते हैं, सूचर और सूचर मटेरियल। ठीक है, यानी टांके किस तरह से लगाए जाते हैं, यानी कोई भी घाव वगैरह हो गया है, ठीक है, तो उसको सिलने के लिए किस किस तरीके से कौन कौन सी चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, ऑपरेशन के दौरान, या फिर कोई घाव हो गया है, ठीक है, स्किन कट फट गई है, तो हमें सूचरिंग करने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है। देखिए, सबसे पहले होता है सूचर मटेरियल। सूचर मटेरियल से मतलब है कि कोई भी पदार्थ जिसका हम सिलाई में उपयोग कर रहे हैं, टाँकों को लगाने में जिनका हम उपयोग कर रहे हैं, वो क्या कहलाते हैं? सूचर पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, दूसरा है सूचरिंग पैटर्न। सूचरिंग पैटर्न क्या है? सूचरिंग पैटर्न क्या हो गया कि वह तरीका, ठीक है, जिस तरीके से किसी घाव में टांके लगाए जा रहे हैं, ठीक है, कि हम जो टांके लगा रहे हैं वो लगातार सिलाई करके लगा रहे हैं। ठीक है, जो मान लो घाव है, घाव के दो किनारे हैं, ठीक है, ये किनारे हो गए, क्योंकि हम सिलाई कर रहे हैं, तो एक एक टांका मतलब हर टांके का अलग से गांठ लगाई जा रही है। ठीक है, एक तरीका तो ये होता है। ठीक है, जिसे बोलते हैं हम इंटरप्टेड, यानी हर एक टांका अलग अलग हो गया। और दूसरे होते हैं कंटिन्यूअस, जहां पर शुरुआत में टांका लगा दिया, फिर गांठ लगा दी, उसके बाद लगातार सिलाई करते चलते हैं, और घाव के लास्ट में पहुंच करके एक गांठ और लगाई जाती है। ठीक है, तो इसके बारे में आगे बात करेंगे। तीसरा है सूचरिंग निडल। तो सूचरिंग निडल किसे कहते हैं? क्योंकि सिलाई करने के लिए धागा तो चलो हो गया सूचर मटेरियल के रूप में, है ना। अब उस सूचर मटेरियल को उस की सिलाई करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है हमें? निडल की, यानी सुई की। जिस तरह से कपड़े में सिलाई किससे करते हैं? सुई की सहायता से, पीछे धागा लगा हुआ होता है। तो उसी तरह से यहाँ पर भी जो निडल उपयोग की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? सूचरिंग निडल कहते हैं। क्या कहते हैं? सूचरिंग निडल कहते हैं। ठीक है, ये बात हो गई। अगला है कि अब उस निडल को जब हम सिलाई कर रहे हैं, तो उस निडल को भाई हम त्वचा के और मांसपेशियों के अंदर से प्रवेश करा करके बाहर निकालते हैं। तो कई जगह पर तो सॉफ्ट टिश्यू होते हैं, और बहुत सी जगहों पर क्या होते हैं, हार्ड या डेंस टिश्यू होते हैं। तो वहां पर वो निडल है जो है आसानी से बाहर नहीं निकलती है। उसको अंदर प्रवेश कराने के लिए और बाहर निकालने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उपकरण होता है, जिसे हम बोलते हैं निडल होल्डर। तो निडल होल्डर की सहायता से सूचना निडल को पकड़कर ऊतकों में प्रवेश कराया जाता है और बाहर खींचा जाता है। ठीक है,
तो ये निडल होल्डर सहायता करता है सूचरिंग निडल को ऊतकों में प्रवेश कराने में और उसको बाहर निकालने में। कुल मिलाकर के सूचरिंग में यानी सिलाई में ये हेल्प करता है। लास्ट में जब सूचरिंग हो गई तो क्या लगाई जाती है? गांठ लगाई जाती है। तो गांठ किस तरह की होगी? ठीक है, तो वो अलग अलग प्रकार की गांठें होती हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो ये स्टेप होते हैं कि भाई सूचरिंग मटेरियल के लिए हमें कौन कौन सी चीजें आवश्यक होती हैं। सबसे पहले अपने पास सूचर मटेरियल होना चाहिए, सूचरिंग निडल होनी चाहिए, निडल को पास कराने के लिए हमारे पास निडल होल्डर होना चाहिए, और किस तरीके से हम सिलाई कर रहे हैं, ठीक है, उस सिलाई का तरीका हमें पता होना चाहिए कि कहाँ पर किस तरह से हमें सिलाई करनी है या टांके लगाने हैं। और लास्ट में सिलाई करने के बाद क्या करते हैं, हम उसमें गांठ लगाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सूचर पदार्थ। सूचर पदार्थ, सूचर मटेरियल का मतलब सूचर पदार्थ हो गया। सूचरिंग पैटर्न यानी तरीका, सूचरिंग का तरीका किस तरह से हम उसकी सिलाई कर रहे। और ये यहां पर हो गई फिर गांठ। तो लास्ट में किस तरह की गांठ यहाँ पर लगाई जाती है। ठीक है, तो ये गई मुख्य मुख्य स्टेप हो गए अपने सूचरिंग से संबंधित। ठीक है, सूचरिंग मटेरियल, सूचरिंग मटेरियल के लिए उसको प्रवेश कराने के लिए जो धागा है उसको क्या चाहिए, हमें सूचरिंग निडल चाहिए। अब निडल के लिए, जो निडल को ऊतकों में प्रवेश कराने के लिए और बाहर निकालने के लिए कौन हेल्प करता है? निडल होल्डर हेल्प करता है। ठीक है, अब लास्ट में हमने सूचरिंग कर दी, फिर लास्ट में क्या करना पड़ता है, हमें गांठ लगानी होती है। तो फिर नोट के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, सिंपल, सर्जन नोट, ठीक है, ग्रेनी नोट, तो इनके बारे में हम बात आगे। तो चलते हैं नेक्स्ट, कि कोई भी जो सूचर पदार्थ है जिसका हम उपयोग कर रहे हैं किस लिए, सिलाई के लिए, ठीक है, तो उसके क्या विशेष गुण होने चाहिए जिससे कि हम उसे सिलाई में उपयोग कर सकें। ऐसा तो है नहीं कि भाई कोई भी धागा है, ठीक है, उठाया और सिलाई कर दी, है ना, ऐसा नहीं कर सकते। तो उसके कुछ गुण उसमें होने चाहिए, जो भी धागा है या सूचर पदार्थ है जिसको हम उपयोग कर रहे हैं, तो उसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो सबसे पहले आता है नॉन कैपिलरी एक्शन। अब ये होता क्या है नॉन कैपिलरी एक्शन? कि भाई कोई भी धागा है, कि मान लो कि ये इस तरह से कोई यहाँ पर घाव बना हुआ है, ठीक है, और स्किन मान लो फट गई। अब स्किन के नीचे क्या क्या चीजें, मांसपेशियां हैं, ठीक है, और यहीं पर नीचे त्वचा के नीचे क्या हो रहा है, ब्लड सप्लाई भी हो रही है, ठीक है, और जो मांसपेशी हैं या जो भी ऊतक हैं उनके लिए ब्लड सप्लाई हो रही है, न्यूट्रिशन पदार्थ भी आ रहे हैं, ठीक है। तो अब अगर हम सिलाई करेंगे इस जगह पर नीचे की तरफ, जो भी तरल बह रहे हैं, चाहे वो ब्लड है चाहे अन्य चीजें हैं, ठीक है, तो क्या होगा? देखिए, ये क्या दिक्कत हो, देखो, ठीक है। तो नॉन कैपिलरी एक्शन क्या होता है कि यदि हम जिस सूचक पदार्थ का उपयोग कर रहे हैं, ठीक है, सिलाई के लिए, तो जो अपना धागा है वो कहाँ पहुंच रहा है, नीचे ऊतकों में भी पहुंच रहा है। कहाँ पहुंच रहा है, मान लो यहां से हमने धागे को प्रवेश कराया अंदर की तरफ, ठीक है, और फिर हमने इसको बाहर निकाल लिया, ठीक है, क्या कर लिया हमने, बाहर निकाल लिया। तो फिर हम यहाँ पर क्या लगाते हैं, इसमें गांठ लगाते हैं। तो जो धागा नीचे की तरफ है उसके सहारे सहारे उसमें जो छोटे छोटे रेसे हैं, ठीक है, जिनसे मिलकर के ये सूचर मेटेरियल बना है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उन छोटे छोटे रेसों की सहायता से अंदर के द्रव इस ऊपर की सतह पर आए। ठीक है, कैपिलरी एक्शन, कैपिलरी एक्शन क्या होता है कि जैसे लैंप होते हैं ना, लैंप में धागे की बनी हुई, ठीक है, या कपड़े की बनी हुई बाती लगाई जाती है ना,
तो उस बाती की सहायता से तेल क्या होता है, ऊपर की तरफ चढ़ता रहता है और दीपक जलता रहता है। या फिर अपने संध्या वंदन के समय पर दीपक जलाते हैं हम, है ना। तो नीचे दिए में घी भरा होता है और ऊपर बाती होती है। कैपिलरी एक्शन के द्वारा ही वह तेल कहाँ चढ़ता है, बाती में या धागे में ऊपर चढ़ता है। इस तरह की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि अंदर से बाहर की तरफ तरल आएगा और उसी के द्वारा बाहर से इंफेक्शन अंदर पहुंच सकता है। तो जो ऊपर की तरफ जो तेल आ रहा है या लिक्विड आ रहा है, तरल आ रहा है, वो तो कहलाता है कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन नहीं होना चाहिए। तो उसी चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं कि क्या होना चाहिए, नॉन कैपिलरी एक्शन होना चाहिए। यानी यहां पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि नीचे के तरल उस सूचर मटेरियल या सूचर पदार्थ के द्वारा, सूचर धागे के द्वारा बाहर की तरफ निकलने लगे। अन्यथा सूचर पदार्थ हमेशा गीला रहेगा, नम रहेगा, जिसके द्वारा बाहर से संक्रमण अंदर पहुंचने की संभावना हमेशा बनी रहेगी और कोई भी जो घाव है वह ठीक होने के बजाय और ज्यादा संक्रमणकारी हो जाए। ठीक है। अगला है नॉन एलर्जिक। ठीक है, नाम से ही समझ रहे हैं, यानी एलर्जी करने वाला नहीं होना चाहिए। ठीक है। जैसे हर किसी के लिए सभी चीजें सूटेबल नहीं होती, कोई कुछ क्रीमें होती हैं, कुछ दवाएं होती हैं, उनसे क्या होता है, रिएक्शन होता है। ठीक है। जैसे कभी कभी होता है ना कि जब ज्यादा पॉलिनेशन होता है या धूल मिट्टी ज्यादा उड़ती है तो जुकाम वगैरह, खांसी वगैरह हो जाती है। तो क्या हो गया कि यानी डस्ट के प्रति क्या हो गई, एलर्जी हो गई। तो जो हम धागा यूज कर रहे हैं वह कैसा होना चाहिए, नॉन एलर्जिक। यानी उसको लगाने से शरीर में वहां पर किसी प्रकार का रिएक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है। रेडनेस नहीं आनी चाहिए, सूजन नहीं आनी चाहिए। ठीक है। तो नॉन एलर्जिक ये धागा होना चाहिए। जो भी हम सूचर पदार्थ उपयोग कर रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, नॉन एलर्जिक होना चाहिए। किसी प्रकार की प्रतिक्रिया उस धागे के प्रति नहीं होनी चाहिए। ठीक है। प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए। ये फिर जाएगा ये। क्या नहीं होना चाहिए, प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए। प्रतिक्रिया नहीं होगी तो किसी प्रकार की रिएक्शन वहां पर नहीं होगी। ठीक है। अगला है नॉन कार्सिनोजेनिक। ठीक है। तो कार्सिनोजेनिक यानी जो कैंसरजन। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि वहां पर किसी प्रकार की ओवर ग्रोथ हो जाए। ठीक है। वहां के ऊतकों में अतिवृद्धि हो जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो वहां आसपास के ऊतकों में किसी प्रकार की अतिवृद्धि करवा दे या अन्य कोई रोग उसमें पैदा कर दे। ठीक है। तो वो कहलाता है नॉन कार्सिनोजेनिक। तो इस तरह का गुण नहीं होना चाहिए उसमें अंदर कि वो कैंसरजन का काम दे या अन्य ऊतकों में अतिवृद्धि वो करवाए। ठीक। अगला है सुगमता से निसंक्रमित होने वाला। यानी हमने निसंक्रमण के बारे में पढ़ा कि इनको निसंक्रमित किया जाता है। ठीक है। और विशेषकर जो पदार्थ हीट के प्रति संवेदनशील होते हैं उनको हम रासायनिक विधि के द्वारा, ठीक है, या फिर जो विकिरणों के द्वारा क्या करते हैं, निसंक्रमित। ठीक है। तो ऐसा ना हो कि हम इसको निसंक्रमित कर रहे हों और ये आसानी से निसंक्रमित नहीं हो, यानी संक्रमणकारी बना रहे। तो ये आसानी से निसंक्रमित होने वाला होना चाहिए। अगला है अच्छे से गांठ लगने वाला। तो यानी ये स्लिपरी नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि ज्यादा चिकना हो ये, क्योंकि स्लिपरी होगा, चिकना होगा तो स्लिपरी होगा, स्लिपरी होगा तो इसके अंदर गांठ नहीं लगेगी, और गांठ नहीं लगेगी तो जो हमने सूचरिंग की है वो गांठ खुलने की वजह से ढीली हो जाएगी, और ढीली होने की वजह से हो सकता है कि वो घाव दोबारा से ओपन हो जाए। ठीक है। तो गांठ लगने वाला होना चाहिए आसानी से, और अच्छी गांठ लगने वाला होना चाहिए, क्योंकि यदि गांठ अच्छी तरह से नहीं लगेगी तो जो भी हमने सूचरिंग की है वह खुल सकती है, और खुलने की वजह से घाव दोबारा से खुल सकता है और वहां पर संक्रमण होने की संभावना बढ़ जाती है। नेक्स्ट है
मुलायम व एक समान मोटाई का होना चाहिए। तो मेन तो यही है कि ये कैसा होना चाहिए कि एक समान मोटाई होनी चाहिए। ठीक है, मोटाई से मतलब क्या है कि जब हम सिलाई करते हैं तो मान लो आगे की तरफ से मोटा है और पिछले की तरफ से धागा छोटा है, मतलब पतला है, तो क्या होगा कि स्किन के अंदर जो छेद है वो चौड़ा हो जाएगा, और जो गांठ लगेगी या फिर जब हम बांधेंगे तो सही तरह से वो वहां पर उसकी गांठ नहीं लग पाएगी, या ये कहें कि ऊतकों को ज्यादा क्षति वहां पर पहुंचेगी। और साइड से इस तरह से मान लो कि ये यहाँ पर हम कोई धागा है, ये आगे की तरफ मोटा हो गया तो पीछे की तरफ सकरा है। ठीक है, इस तरह से मान लेते हैं। तो क्या होगा, जब ये मोटा वाला धागा यहाँ से अंदर प्रवेश करेगा, ठीक है, तो क्या होगा, चौड़ा छेद करेगा, और जबकि पीछे की तरफ सकरा है। ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ पर ये होल क्या रह जाएगा, इसके लिए बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ से उल्टा संक्रमण होने की संभावना ज्यादा रहेगी, और धागा ये जो है ढीला ढाला यहाँ पर बंधा जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसकी मोटाई जो है एक समान होनी चाहिए, जो कोई भी सूचर पदार्थ हम उपयोग में ले रहे। नेक्स्ट है अच्छी तनाव शक्ति वाला। ठीक है, तनाव शक्ति से मतलब है कि जब हम इसको थोड़ा सा खींचें तो ऐसा ना हो कि हमने थोड़ा सा खींचा और ये टूट गया, हम गांठ लगा रहे हैं और बार बार टूट रहा है। तो इतनी तनाव शक्ति, तो यानी जो फोर्स हम लगा रहे हैं बांधने के लिए, थोड़ा सा जो जोर लगा रहे हैं हम, तो इतना तो होना चाहिए कि वो उस ताकत को सहन कर सके। ठीक है, उस बल को सहन कर सके कि हम इसमें आसानी से गांठ लगा सके, आसानी से टूटने वाला ये नहीं होना चाहिए। तो तनाव शक्ति जब इसमें अच्छी होगी तो ही ये क्या रहेगा, थोड़ा मजबूत रहेगा। ठीक है, तो इसमें तनाव शक्ति अच्छी होनी चाहिए। और अगला सस्ता और आसानी से मिलने वाला, तो ये कोई ऐसा खास इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो सस्ता और आसानी से मिलने वाला एक गुण है ये, बाकी ये ऊपर के लॉजिक है इनके पीछे कि भाई ऐसा क्यों होना चाहिए। ठीक है, सस्ता और आसानी से मतलब नहीं, कुल मिला के अच्छा होना। तो नॉन कैपिलरी एक्शन, नॉन एलर्जिक, नॉन कार्सिनोजेनिक, आसानी से निसंक्रमित होने वाला, अच्छे से गांठ लगने वाला, एक समान मोटाई और अच्छी तनाव शक्ति, ये चीजें किसी भी इच्छे सूचर पदार्थ में होनी चाहिए। उससे क्या होगा कि जिसमें ये सभी गुण होंगे, उस सूचर पदार्थ से यदि हम सूचरिंग करते हैं तो वहां पर किसी भी प्रकार की अन्य कोई व्याधि उत्पन्न नहीं होगी, भाव की जो हीलिंग है वो सही ढंग से और समय पर होगी। ठीक है, ये तो हो गया आदर्श सूचर पदार्थ की विशेषताएं। देखिए, अब जितने भी ये सूचक पदार्थ हैं, ठीक है, हमने ये पढ़ ली कि इसमें ये गुण होने चाहिए, तो हम अब सूचक पदार्थों के बारे में पढ़ते हैं कि कौन कौन से हमारे सूचक पदार्थ होते हैं जिनको हम घावों के सिलने में उपयोग में लेते हैं। ठीक है, अब ये भी इनको मतलब घुलने के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, घुलनशील और अघुलनशील। ठीक है, अब देखिए होते क्या है सूचर पदार्थ। घुलनशील किन्हें कहते हैं, ऐसे सूचर पदार्थ जो हमने इनको लगा दिया और लगाने के बाद इनको हटाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमें भाई हमने लगा दिया इसमें शरीर के, मोस्टली इनको जो उपयोग किया जाता है ऐसी जगहों पर किया जाता है कि जहां पर हमें दोबारा ये हटाने के लिए अलग से कोई चीड़फाड़ ना करनी पड़े। तो ऐसी जगह कौन सी है, आंतरांग। ठीक है, स्किन के नीचे कहीं कोई अंग है, हमारे शरीर की किसी कैविटी में कोई अंग है, ठीक है, तो वहां पर इनका उपयोग मुख्यतः किया जाता है। तो शरीर के आंतरांगों में मुख्य रूप से घुलनशील सूचर पदार्थों का उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये एक निश्चित समय के बाद अंदर अपने आप ही एंजाइमेटिक प्रोसेस के द्वारा, ठीक है, जो शरीर के कुछ एंजाइम हैं उनके द्वारा ये अपने आप ही घुल जाते हैं। ठीक है, और तब तक क्या हो चुका होता है, वो जो घाव था वो ठीक हो चुका होता है। ठीक, ये तो हो गए घुलनशील सूचर पदार्थ। तो घाव के ठीक होने पर स्वतः ही क्या हो जाते हैं, ये अवशोषित हो जाते हैं और आंतरांगों में मुख्य रूप से सूचरिंग की जाती है। और अघुलनशील, मुख्यतः इनको शरीर की बाहरी सतह पर उपयोग किया जाता है, जिनको बाद में, यानी जब घाव ठीक हो जाएगा तो एक निश्चित समय के बाद इनको हटाना बहुत जरूरी होता है, यानी काट करके इनको वापस हटाया जाता है। इनको कहते हैं हम अघुलनशील पदार्थ, यानी जो अपने आप घुलते नहीं है, नष्ट होते नहीं, उनको क्या कहते हैं हम, अघुलनशील पदार्थ। तो शरीर के द्वारा अवशोषित नहीं होते हैं और मुख्य रूप से बाह्य अंगों यानी शरीर की बाहरी सतह पर इनका उपयोग किया जाता है।
अब ऐसे कौन कौन से सूचर पदार्थ हैं जो घुलनशील हैं और ऐसे कौन कौन से हैं जो घुलनशील नहीं है। ठीक है, देखिए, सबसे फेमस जो घुलनशील सूचर पदार्थ है वो कौन सा है? कैटगट। ठीक है, कौन सा है? कैटगट सबसे फेमस सूचर पदार्थ है। ठीक। दूसरा आता है फिर कोलेजन, तीसरा कार्जिल मेम्ब्रेन, कंगारू टेंडन, सीसिया लाटा, एमनियोटिक मेम्ब्रेन। जितनी भी ये घुलनशील पदार्थ हमने बात की है, कैटगट हो गया, कोलेजन हो गया, कार्जिल मेम्ब्रेन, कंगारू टेंडन, फेसिया लाटा, एमनियोटिक मेम्ब्रेन, ये सभी कैसे हैं? प्राकृतिक सूचर पदार्थ हैं। यानी घुलनशील तो हैं, लेकिन कैसे हैं? प्राकृतिक। यानी हमें इसको अलग से बनाने की आवश्यकता नहीं है, दूसरे जीवों से या प्रकृति द्वारा प्रदत्त चीजों से ही ये हमें क्या हो रहे हैं? मिल रहे हैं। ठीक है, तो बात करते हैं अब अगले इनके बारे में। देखिए, नेक्स्ट, पॉलीग्लाइकोलिक एसिड, ये एमनियोटिक ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है पॉलीग्लाइकोलिक एसिड, पॉली गैलेक्टीन और पॉली डाइथेक्सोन। ये जो सूचक पदार्थ हैं तीनों, ठीक है, ये कैसे हैं? कृत्रिम रूप से संश्लेषित सूचर पदार्थ होते हैं। ठीक है, तो कैटगट, कोलेजन, कार्जिल मेम्ब्रेन, कंगारू टेंडन, फेसियल आटा, एमनियोटिक मेम्ब्रेन, ये कैसे हैं? प्राकृतिक सूचर पदार्थ हैं, प्राकृतिक घुलनशील, क्योंकि घुलनशील के अंदर आ रहे हैं, तो ये कैसे हो गए? प्राकृतिक घुलनशील सूचर पदार्थ हो गए। जबकि पॉलीग्लाइकोलिक एसिड, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? डेक्सोन के नाम से। पॉलीगैलेक्टीन, जिसको हम, यानी 9:1:10 ये रेशियो है। ठीक है, तो इसको किस नाम से जाना जाता है? विक्रिल के नाम से जाना जाता है। और तीसरा है पॉलीडाइएक्सॉन। तो इसको जो है, ये तीनों क्या है? कृत्रिम प्रकार के, संश्लेषित प्रकार के सूचर पदार्थ होते हैं, जिनको लेबोरेटरी में या दूसरे जो पदार्थ हैं उनको मिला करके बनाया गया है। ठीक है, ये तो हो गए घुलनशील सूचर पदार्थों के बारे। अगला है अघुलनशील। तो अघुलनशील यानी जो कि शरीर के द्वारा अवशोषित नहीं किए जाते, जिसमें सिल्क या सिल्कवर्म घट आ जाता है। ठीक है, कॉटन, लेनन, अम्बिलिकल टेप। ठीक है, जो सिल्क है यानी रेशम वाला भाग हो गया, तो ये मुख्यतः जो रेशम होता है उसका जो कोकून वाला भाग होता है, कोकून से ये प्राप्त किया जाता है। जो रेशम का अ, रेशम होता है, उसका जो आवरण क्या होता है? रेशम के कीड़े का बाह्य आवरण जो होता है, कोकून, तो वहां से ये प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, कॉटन, जो कि कॉटन किसे बोलते हैं? कपास से। ठीक है, तो उससे प्राप्त होते हैं। ठीक है, लिनन भी, ये कपास के पार्ट हैं। उम्बिलिकल टेप, ये भी कपास, जो अच्छी गुणवत्ता की है, कपास के बने होते हैं। और एयर, जो घोड़े के बाल हैं। स्टेनलेस स्टील। ठीक है, ये धात्विक पदार्थ आ गए, जो कि कहाँ से हैं? प्रकृति द्वारा प्रदत्त हैं। ठीक है, तो ये किस में आ गए? सभी जो प्राकृतिक प्रकार के अघुलनशील सूचक पदार्थ हैं। ठीक, नेक्स्ट, नायलॉन, पॉलिएस्टर, पॉलीइथाइलिन, बीटाफिल, नोवाफिल, सर्जिलिन और टेरिलीन, ये सभी कैसे हैं? अघुलनशील तो है ही हैं, लेकिन साथ में कैसे हैं? ये मतलब कृत्रिम प्रकार के, संश्लेषित प्रकार के सूचक पदार्थ होते हैं। ये कैसे हैं? संश्लेषित, या जिनको बोल देते हैं हम कृत्रिम सूचक पदार्थ बोल देते हैं। ठीक है, तो अघुलनशील में भी दो प्रकार के हो गए, प्राकृतिक हो गए, और साथ में कौन से हो गए? संश्लेषित यानी कृत्रिम सूचक पदार्थ हो गए। ठीक, तो दोनों चीजें यहां पर क्लियर, कि प्राकृतिक सॉरी घुलनशील के अंदर कौन कौन से आते हैं और अघुलनशील के अंदर कौन से आते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो सिंपल बनेगा वो किससे बनेगा? कि घुलनशील सूचक पदार्थ कौन से होते हैं। ठीक है,
तो ये हमें पता होना चाहिए कि घुलनशील में कौन कौन से आते हैं। ठीक है। जितने भी ज्यादातर अपने यहाँ घुलनशील सूचर पदार्थ हैं वो सब किससे हैं, ज्यादातर जो एनिमल जो हैं उनसे हमें मिल रहे हैं। ठीक है। कैटगट है, कोलेजन है, कार्डियल मेम्ब्रेन है, कंगारू टेंडन, फेशियल आटा। ठीक है। ये जो सीप है कैटगट, सीप की जो छोटी आंत की समम्यूकोजा उससे मिल रहा है। ठीक है। कोलेजन के बारे में बात करेंगे कि इनके जो क्या नाम फेशियल आटा मेम्ब्रेन है उनसे मिल रहे हैं, टेंडन है उनसे मिल रहे हैं। ठीक है। फिर इनके बाद कंगारू टेंडन जो पूंछ का टेंडन है उससे मिल रहा है। इनके स्रोत के बारे में बात करेंगे तो कुल मिलाकर के ये जो सूचर पदार्थ हैं एनिमल से हमें मिल रहे हैं। ठीक है। तो ये कैसे हो गए घुलनशील। दूसरे अलग से ही पता चल रहा है कि क्या है, ये एक प्रकार के बहुलक हैं। ठीक है। पॉली, जहां पर पॉली शब्द आ गया वो क्या है, किसी ना किसी जो पदार्थ आगे लिखा हुआ है उसके क्या है, बहुलक है। तो ग्लाइकोलिक एसिड, ठीक है, इसका ये बहुलक क्या हो गया, नेक्सॉन हो गया। पॉलीगैलेक्टीन, ठीक है, गैलेक्टीन है इसका बहुलक है, तो ये क्या हो गया, इसका बहुलक पदार्थ हो गया पॉलीगैलेक्टीन। तो ये कैसे हो गए, कुल मिलाकर के कृत्रिम हो गए। इसी प्रकार से ये कपास से ओरिजिनेटेड हो गए। हॉर्स है, तो ये कैसे हैं, मतलब एगुलनशील तो हैं लेकिन साथ में कैसे हैं, ये प्राकृतिक हैं। बाकी कुछ अलग ही प्रकार के हैं, बीटाफिल, नोवाफिल, सर्जिलिन, टेरेलिन, पॉलीथाइलिन, पॉलीएस्टर, नाइलॉन। तो ये कैसे हैं, संश्लेषित सूचर पदार्थ होते हैं। ठीक। अब देखो, पहले इनके आपके ओरिजिन की बात कर लेते हैं कि ओरिजिन क्या क्या है। सबसे पहले हम बात कर रहे थे कैटगट की। तो कैटगट किससे मिल रहा है हमें, सब म्यूकोजा से मिल रहा है, सीप से, और कौन से भाग से, छोटी आंत से। तो जो छोटी आंत की सब म्यूकोजा है, ठीक है, किसकी, सीप की, उससे हमें क्या मिल रहा है, कैटगट प्राप्त होता है। दूसरा है कोलेजन। कोलेजन किससे मिल रहा है, बोवाइन फ्लेक्सर टेंडन से ये मिलता है। तो बोवाइन फ्लेक्सर टेंडन है, उसके जो छोटे छोटे पार्ट हैं, ठीक है, उसके जो फिलामेंट हैं, उससे हम इसको प्राप्त करते हैं कोलेजन। बोवाइन मतलब जो गाय भैंस हैं उनके, ठीक है, फ्लेक्सर टेंडन जो पिछले वाला पैर है उसमें ये पाया जाता है। ठीक है। तो उसका एक जो टेंडन है उससे ये प्राप्त होता है। ठीक है। और मुख्यतः जो ये वाला भाग है जो कोलेजन है या बोवन फ्लेक्सर टेंडन फिलामेंट है या जो कोलेजन सूचर मटेरियल है, ये किस में काम आता है, आई सर्जरी में काम आता है, आंख की सर्जरी में ये काम आता है। ठीक है। कार्जिल मेम्ब्रेन, ये बोवैन सीकम से प्राप्त होती है। ठीक है। सीकम कोलन रेक्टम बड़ी आंत का भाग है सीकम। ठीक है। तो उससे प्राप्त होता है ये कार्जिल मेम्ब्रेन। कंगारू टेंडन, कंगारू की, नाम में ही कंगारू आ रहा है, तो कंगारू की पूंछ का टेंडन होता है, उससे ये प्राप्त होता है। ठीक है। नेक्स्ट है फेशियल आटा। तो बोवाइन फ्लेक्सर टेंडन की तरह ही पिछले पैर में ये जो फेशियल आटा वाला पाया जाता है। फेशियल आटा जो बोवन फेशियल आटा उससे ये प्राप्त होता है। एमनियोटिक मेम्ब्रेन, एमनियोटिक मेम्ब्रेन क्या होती है, ठीक है, एमनियोन, कोरियोन, एलेंटॉइस हम पढ़ते हैं। ठीक है। भ्रूणीय झिल्लियां ये होती हैं। तो जो प्लेसेंटा का ही भाग है एमनियोन, उससे ये प्राप्त होता है। तो भ्रूण यानी प्लेसेंटा की एमनियोटिक परत से ये प्राप्त होता है। कौन सा, एमनियोटिक मेम्ब्रेन। अब विक्रिल था, कैसा था, संश्लेषित था। तो ये किसका था, कि ग्लाइकोलिक एसिड और लैक्टिक एसिड का बहुलक था। डेक्सोन था ग्लाइकोलिक एसिड का बहुलक। ठीक है। ये बात हो गई किसके बारे में, कि जो कैटगट वगैरह ये किस किसके, इनका स्रोत क्या है, किससे ये प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है सिल्क वर्मगट, जो अघुलनशील सूचर पदार्थ है। किससे मिल रहा है, सिल्क वर्म के खोल से, यानी उसका जो खोल है या ये कहें कि सिल्क वर्म जो उसका बनता है, उसका जो बाहरी आवरण है वो क्या है, वो प्राप्त होता है। ठीक है। नेक्स्ट है अम्बिलिकल टेप। तो बेसिकली अम्बिलिकल टेप को एमनियोटिक मेम्ब्रेन से कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है। एमनियोटिक मेम्ब्रेन कैसा है, ये घुलनशील सूचर पदार्थ, ठीक है, और किससे प्राप्त हो रहा है, एमनियोटिक परत से ये प्राप्त हो रहा है। लेकिन जो अम्बिलिकल टेप है वो क्या है, कॉटन का ही बना टेप होता है। ठीक है। और किस में काम ले रहे हैं उसे, जो नवजात बच्चे की अम्बिलिकल कॉर्ड है
ठीक है, जिससे माँ और बच्चे दोनों के बीच संबंध होता है। तो उसको काटने के बाद नवजात बच्चे की गर्भनाल को बांधने में इसका उपयोग किया जाता है। तो अम्बिलिकल टेप, ठीक है, और एमनियोटिक मेम्ब्रेन, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि एमनियोटिक मेम्ब्रेन है किससे मिल रही है, जो भ्रूण की एमनियोटिक लेयर है, परत है, उससे मिल रहा है। और जबकि जो अपना अम्बिलिकल टेप है, सोर्स क्या है इसका, कॉटन। तो कॉटन टेप है ये, और नवजात बच्चे की जो गर्भनाल है उसको बांधने के काम में आता है। ठीक है, उसी तरह से लेनिन हो गया। नायलॉन क्या है, एक प्रकार का ये पॉलीमर है, किसका, हेक्सा मिथाइलिन, हेक्सामिथाइलिन और डाई एमीन, साथ में एडिपिक एसिड, इन दोनों का ये क्या होता है, पॉलीमर होता है, बहुलक होता है। सर ये ठीक सभी है, का म्यूट करवा दीजिए, आवाज आ रही यह है किसका फालतू। हो रहा है, एक मिनट। सॉरी बेटा, मैं तुम्हारी मदद जरूर कर लेकिन सर जी म्यूट अब हो करवा गया दो ना, इनने सबन ने, आवाज आ रही है। हाँ, ठीक 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 कर दिया मैंने। अब सभी का म्यूट हो गया है ना, अब तो नहीं आ रही किसी की। चलिए, ओके। हाँ, तो देखिए, तो हम बात कर रहे थे नायलॉन। तो नायलॉन भी क्या है, एक प्रकार का पॉलीमर है, बहुलक है, लेकिन किसका बहुलक है, हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन, साथ में एडिपिक एसिड का ये बहुलक होता है। ठीक है, और कैसा है, अघुलनशील है, और साथ में संश्लेषित प्रकार का सूचक पदार्थ होता है। तो मेनली जो सूचक पदार्थ हैं यहाँ पर हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि क्लासिफिकेशन के हिसाब से स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं कि सबसे पहले तो जो क्लासिफिकेशन है वो क्या है, कि घुलनशील है या अघुलनशील है, ये पता होना चाहिए हमें। उसके बाद अगर हम घुलनशील और अघुलनशील का हमें पता चल गया, तो फिर नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आता है कि ये सूचर पदार्थ, जैसे घुलनशील में हम बात करें तो घुलनशील के अंदर कौन से सूचर पदार्थ ऐसे हैं जो हमें प्राकृतिक या प्रकृति से मिलते हैं, और ऐसे कौन से हैं जो मानव द्वारा बनाए गए हैं, जिनको संश्लेषित किया गया है, कृत्रिम रूप से जिनको बनाया गया है। ठीक है, इसी प्रकार से अघुलनशील में ऐसे कौन से हैं जो हमें प्रकृति से मिल रहे हैं, और ऐसे कौन से हैं जो हम मनुष्य द्वारा बनाए गए। तो इस तरह से हमें स्टेप बाय स्टेप इनको याद रखना है। ठीक है, तो जितने भी पॉलीमर हैं, जहां भी पॉली शब्द आ जाए या फिर कुछ अलग तरह का रासायनिक नाम आपको लगे, तो वो इसके एग्जाम्पल रहेंगे मुख्यतः संश्लेषित प्रकार के सूचर पदार्थ वो रहेंगे। अब आ जाते हैं, सबसे पहले अपना था कैटगट। ठीक है, कैटगट सामान्यतः जो सूचक पदार्थ है, ठीक है, उसकी लाइफ ज्यादा नहीं होती है ना, यानी बहुत ही जल्दी ये एब्जॉर्ब हो जाता है। तो बात करें हम जो सिंपल कैटगट है, तो उसकी ज्यादा लाइफ नहीं होती, तो उसकी लाइफ को बढ़ाने के लिए, साथ में कैटगट की सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए, उसकी तन्यता यानी टेंसाइल फोर्स है कि वो, जैसे मैंने बोला था ना कि उसकी जो तन्यता सही होनी चाहिए, मतलब उसको बांधें तो उसमें गांठ लग जाए। तो जो प्लेन सिंपल कैटगट होता है उसमें इतनी ज्यादा सामर्थ्य नहीं होती कि वो गांठ लगाने को सहन कर सके, यानी मजबूती कम होती है। तो उसमें सामर्थ्य यानी मजबूती को बढ़ाने के लिए, साथ में उसके घुलनशीलता की नेचर को बढ़ाने के लिए, यानी वो ज्यादा लंबे समय तक ड्यूरेबल रह सके। ठीक है, ज्यादा लंबे समय तक वो हम उसको बांधे रख सकें, जल्दी ना घुले ऊतकों के अंदर। तो इन सभी चीजों को बढ़ाने के लिए जो कैटगट है उसको उपचारित किया जाता है। और किससे उपचारित किया जाता है, क्रोमिक एसिड से। किससे करते हैं हम, क्रोमिक एसिड से। अब क्रोमिक एसिड से उपचारित करने के बाद यही कैटगट क्या कहलाता है, सिंपल कैटगट क्रोमिक कैटगट कहलाता है। ठीक है, क्रोमिक एसिड से उपचारित करने के बाद जो कैटगट है वह क्या कहलाता है, क्रोमिक कैटगट कहलाता है। अब जो हम क्रोमिक एसिड से उपचारित करते हैं, उस उपचार के आधार पर कैटगट को
चार भागों में बांटा गया है, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी और टाइप डी। ठीक है, इसमें पहला आता है प्लेन कैटगट। ठीक है, सिंपल कैटगट है जिसको बहुत मामूली उपचार कर रहे हैं। ठीक है, कम मात्रा में उपचारित किया जाता है। दूसरा है माइल्ड क्रोमिक कैटगट, तीसरा मीडियम क्रोमिक कैटगट और चौथा है एक्स्ट्रा क्रोमिक कैटगट। ठीक है, तो इसकी चार कैटेगरी होती हैं, प्लेन, माइल्ड क्रोमिक, मीडियम क्रोमिक और एक्स्ट्रा क्रोमिक। और इसी इन्हीं टाइपों को क्या बोलते हैं, प्लेन को बोल देते हैं हम टाइप ए, माइल्ड क्रोमिक कैटगट को क्या कह देते हैं हम, टाइप बी, और मीडियम क्रोमिक कैटगट को हम बोल देते हैं टाइप सी, और एक्स्ट्रा क्रोमिक उसको कहा जाता है टाइप। अब उपचारित कर दिया हमने किससे, क्रोमिक एसिड से, इसीलिए इसमें क्या शब्द जुड़ गया है, क्रोमिक। अब जितना हम मात्रा में इसको उपचारित करते हैं उसी हिसाब से इसकी अवशोषित होने की दर बढ़ जाती है। प्लेन की जो अवशोषित होने की दर होती है, यानी मैक्सिमम 10 दिन और नहीं तो 3 से 7 दिन इसकी एज रहती है। ठीक है, यानी इतने दिन के अंदर ये एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब इसका जो उपयोग किया जाता है मुख्य रूप से वो इसके आधार पर किया जाता है कि ऊतकों को कितनी क्षति हुई है, या ये कहें कि कौन सा घाव कितने समय के अंदर मतलब भर जाएगा। ठीक है, तो ये चीज होती है। तो कौन सा घाव कितने समय में भर जाएगा, तो एक अंदाजा होता है कि ऊतकों की क्षति के आधार पर वहां पर जो घाव हुआ है। ठीक है, और हमें आंतरिक अंगों में, ठीक, और तो हमें इनमें से कौन सा कैटगट उपयोग करना चाहिए। ठीक है, तो उसी के आधार पर इस कैटगट का उपयोग किया जाता है। दूसरा है माइल्ड क्रोमिक, जिसमें जो कैटगट है उसको घुलने में, ठीक है, हमने अंदर लगा दिए आंतरिक अंगों में, कैटगट से सूचरिंग कर दी, तो अब ये कितने दिन के अंदर अंदर घुल जाएगा, 15 दिन में ये घुल जाएगा। अगर 15 दिन में हमने ऐसी जगह यूज कर लिया कि 15 दिन में वहां का घाव भर सकता है, तो 15 दिन के अंदर घुल गया और घाव भी ठीक हो गया। लेकिन कहीं ऐसा घाव हुआ कि जिसको भरने में मान लो लगता है 1 महीना, और हमने वहां पर माइल्ड क्रोमिक कैटगट यूज कर दिया, तो क्या होगा कि जो सूचर पदार्थ है, ये जो माइल्ड क्रोमिक कैटगट है, पहले घुल जाएगा और घाव भरेगा नहीं। ठीक है, और घाव नहीं भरेगा तो वहां पर संक्रमण की संभावना रहेगी, दोबारा से इंजरी होने की संभावना रहेगी आंतरांगों में। ठीक है, तो इसलिए ये हमें पता होना चाहिए, कोई भी सर्जन है जो उपयोग में ले रहा है, कि घाव किस प्रकार का है। ठीक है, उसके अनुसार ही इस कैटगट का उपयोग किया जाता है। अगला है मीडियम क्रोमिक कैटगट, इसको घुलने में लगते हैं 20 दिन और एक्स्ट्रा क्रोमिक को लगते हैं 40 दिन। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो लाइफ होती है वो किसकी होती है, एक्स्ट्रा क्रोमिक की होती है, और सबसे कम जो लाइफ होती है, यानी ये कहें कि घुलने में जो समय लगता है, वो किसको लगता है, प्लेन कैटगट को लगता है। अब इनमें से जो मोस्टली सबसे ज्यादा यूज किया जाता है सर्जरियों में, तो वो कौन सा किया जाता है, मीडियम क्रोमिक कैटगट का मुख्यतः उपयोग किया जाता है। ठीक है, कि भाई कम से कम जो 20 दिन के आसपास ज्यादातर घाव भर जाते हैं, तो उसको देखते हुए ये कैटगट उपयोग में लिया जाता है। तो पहली चीज, जो कैटगट है वो किससे मिल रहा था, जो छोटी आंत है, भेड़ की जो छोटी आंत है उसकी सीकम समयुकोजा से मिल रहा था। प्लेन कैटगट की लाइफ कम होती है, तो इसलिए इसकी लाइफ को बढ़ाने के लिए, इसकी सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए, मजबूती को बढ़ाने के लिए किससे उपचारित किया जाता है, क्रोमिक एसिड से ट्रीट किया जाता है, उपचारित किया जाता है। क्रोमिक एसिड से ट्रीट करने के बाद इसके जो घुलनशीलता का समय है वो बढ़ जाता है। ठीक है, और उपचारित करने के बाद इसको चार भागों में बांटा जाता है, प्लेन, माइल्ड, मीडियम, एक्स्ट्रा। प्लेन कैटगट 10 दिन में घुल जाता है, माइल्ड क्रोमिक 15 दिन में घुल जाता है, मीडियम क्रोमिक 20 दिन में घुल जाता है, और एक्स्ट्रा क्रोमिक 40 दिन के अंदर घुल जाता है। ठीक है, तो ये बात हो गई अपनी कैटगट के बारे में, विशेषतः इसका उपयोग किया। अब देखिए, जो ये कैटगट है मुख्यतः होता किस तरह से, क्योंकि इसका जो उपयोग होता है ना, ये निडल के साथ में ही जुड़ा हुआ आता है। ठीक है, यानी इसको अलग से देखिए, ये वाला, इस तरह से ये कैटगट आता है।
आईलेस, इसकी जो निडल होती है कैसी होती है, आईलेस, और उसी के साथ में ही ये जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, जैसे प्लेन कैटगट है, ये लिखा हुआ है इसके ऊपर, और कैसा है, एब्जॉर्बेबल सूचर पदार्थ है, इसकी लेंथ लिखी होती है। ठीक है, और किस तरह की ये इसकी सूचरिंग निडल है, तो 1/2 सर्किल, यानी सर्किल के आधे भाग के बराबर इसकी निडल होती है। ठीक है, और इसी को क्या कह देते हैं हम, स्वेज निडल के नाम से जानते हैं। तो ये सिंगल यूज के लिए होती हैं। उसके बाद जैसे ये फेंक दी जाती हैं, क्योंकि जो कैटगट है वो उसी के साथ में ही अटैच रहता है। आईलेस निडल होती हैं ये, इनके जो एंड है, एक एंड तो नुकीला होता है और दूसरे एंड पर कोई आंख नहीं होती। आगे बात करेंगे हम सूचरिंग निडल के बारे में। जिस तरह से हम पहले बात कर चुके हैं, निडल होल्डर इसके लिए काम में आ रहा था। जो सूचरिंग निडल है उसको ऊतकों में अंदर प्रवेश कराने के लिए और ऊतकों से बाहर निकालने के लिए, क्योंकि हम पूरा फोर्स है सूचना निडल पर अपने हाथों से ऊतकों पर नहीं लगा सकते, तो इस निडल होल्डर की सहायता से इसका जो अंदर के दोनों एंड हैं, अंदर का जो पैटर्न होता है वो किस तरह का होता है, इस तरह से बीच में एक क्या होती है, खांच सी होती है, जो कि निडल को पकड़ने के लिए उसको अच्छे ढंग से, मतलब ऐसा ना हो कि हम निडल से पकड़ें और अपनी जो ये होल्डर है वो तो आगे बढ़ जाए और निडल आगे बढ़े ही नहीं, अंदर प्रवेश नहीं करा पाए। तो पूरी तरह से उस पर अपनी पकड़ मजबूत बनाने के लिए, इसके ऊपर सूचना निडल के लिए बीच में दोनों तरफ क्या पाई जाती है, खांच पाई जाती है, जिससे कि वो उसमें अंदर सेट हो जाए, उसका जो घुमाव है वो उसके अंदर आ जाए और हम पूरी तरह से जोर लगा करके उसको प्रवेश करा सकें और बाहर खींच सकें। ठीक है, तो इस तरह का होता है ये निडल होल्डर। क्लियर यहाँ पर? तो निडल होल्डर हो गया, क्रोमिक कैटगट के बारे में बात अपनी हो गई। ठीक, अब देखिए तो आती है आगे बात सूचरिंग निडल के बारे में। तो सूचरिंग निडल, कोई भी जो निडल है, अपनी सूचरिंग निडल की बात कर रहे हैं हम, किसी भी सूचरिंग निडल के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। ठीक है, पहला भाग होता है आंख, दूसरा उसकी बॉडी, पहला भाग कौन सा हो गया, आंख हो गया, उसका जो शेष पार्ट है। ठीक है, कि मान लो इस तरह से ये कोई निडल है, ये शुरुआत में क्या होती है इसकी आंख, जिसमें होकर के कोई भी जो सूचक पदार्थ है उसको प्रवेश कराया जाता है। जिस तरह से सिंपल कपड़े वगैरह सिलते हैं ना हम, तो धागे को प्रवेश कराया जाता है वहां निडल की आंख में होकर के, यहाँ पर किसको प्रवेश कराया जाता है, सूचर पदार्थ को प्रवेश कराया जाता है। और आगे का जो पॉइंट होता है ये क्या कहलाता है, इसका टिप, और ये क्या कहलाता है, आई यानी आंख, और बीच का जो भाग है टिप और आई के बीच का भाग, ये क्या कहलाता है, इसकी बॉडी कहलाता है। तो यही 3 भाग होते हैं किसी भी ग्रिल के, तो आंख, बॉडी और टिप। अब इसके तीनों भागों की उपस्थिति, अनुपस्थिति, आकार, शेप, साइज के आधार पर अलग अलग भागों में बांटा गया है। अगर हम आंख की बात करें तो ऐसी सूचर निडल जिसमें आंख पाई जाती है तो उसको तो बोल देते हैं हम आइड, यानी आंख वाली, और जिसके अंदर आंख नहीं पाई जाती उसे बोल देते हैं आईलेस। जिस तरह से हम अभी बात कर रहे थे ना कि जो अपनी कैटगट थी उसमें किसी प्रकार की आंख नहीं थी, ठीक है, उसको क्या बोल रहे थे हम, स्वेज निडल बोल रहे थे। क्या कह रहे थे, स्वेज निडल, जिसमें आंख नहीं पाई जाती उन निडल को हम क्या कह सकते हैं, स्वेज निडल कह सकते हैं। ठीक है, दूसरा है बॉडी, यानी जिनका शरीर, जो बीच वाला भाग है वो स्ट्रेट है, बिल्कुल सीधा है, तो वो कहलाएंगे स्ट्रेट निडल। और जिनका भाग, मान लो सुई इस तरह की भी तो हो सकती है कर्व, उनको बोलेंगे कर्व, यानी किसी ना किसी एंगल पर वो मुड़ी हुई है। ठीक है, तो कर्व और स्ट्रेट। तो बॉडी के आधार पर सूचना निडल कितने प्रकार की हो गई, 2 प्रकार की। कौन कौन सी, स्ट्रेट और कर्व, यानी सीधी और मुड़ी हुई, सीधी और ये मुड़ी हुई। ठीक है, अब इनका टिप है, आगे का जो नुकीला भाग होता है,
उस नुकीले भाग के शेप के आधार पर ये जो निडल हैं दो प्रकार की होती हैं। एक होती हैं ट्रोमेटिक और एक होती हैं एट्रोमेटिक। यदि आगे का जो टिप है वो कैसा है, यानी गोलाई में नुकीला है, यानी आगे से गोल तो है, जैसे अपनी सिंपल घरेलू जो अपनी निडल होती हैं उनका आगे का जो पॉइंट है कैसा होता है, गोल राउंड शेप होता है लेकिन नुकीला होता है ना। तो जो यदि टिप राउंडेड है और नुकीला है तो वो तो कहलाती हैं एट्रोमेटिक। ठीक है, इनका आगे का टिप जो कैसा रहेगा, गोल रहेगा और साथ में नुकीला रहेगा। ठीक है, इसको इस तरह से हम दर्शा सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया गोल और नुकीला यानी एट्रोमेटिक। ठीक है, यानी हम बिल्कुल नुकीला भाग सबसे पहले त्वचा के अंदर प्रवेश करेगा, किसी ऊतक में प्रवेश करेगा और धीरे धीरे पीछे वाला हिस्सा जो बॉडी वाला हिस्सा आएगा, ठीक, जो क्या रहेगा कि उस हिस्से को थोड़ा सा चौड़ा करता हुआ चला जाएगा। ठीक है, और उसके हिसाब से वहां पर जो फिर जो बन रहा है ज्यादा चौड़ा नहीं बनेगा। लेकिन जो ट्रोमेटिक प्रकार की निडल होती हैं, जिस तरह से आपने तीर देखा है ना, मान लो ये है और आगे से इस तरह से ये क्या रहता है, इसका ये चौड़ा एरो की तरह इसका हिस्सा क्या रहता है, चौड़ा रहता है। ठीक है, कोना नुकीला सा होता है, जिसको हम इस तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं। यदि निडल का आगे का भाग कैसा है, यानी नुकीला तो है ही है लेकिन कैसा है, त्रिकोणाकार है, जिस तरह से तीर होता है ना उसकी तरह ये होता है। तो जब ये आगे से किसी भी ऊतक में प्रवेश करेगा तो ये चौड़ा हिस्सा ऊतक को ज्यादा क्षति पहुंचाएगा। ठीक है, वो पीछे की तरफ सकरा है तो क्या पहुंचा रहा है, चोट पहुंचा रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है ऊतक को ज्यादा, यानी ट्रोमेटिक। ट्रॉमा, ट्रॉमा यानी चोट, जिस तरह से ट्रॉमा सेंटर होता है हॉस्पिटल में। ठीक है, यानी चोट लगे हुए जो भी एक्सीडेंटल केस है वहां आते हैं, तो इसी तरह से ये क्या कर रहा है, ऊतकों को ज्यादा क्षति पहुंचा रहा है, चोट पहुंचा रहा है। तो ऐसी निडल को बोल दिया ट्रोमेटिक निडल। और जो निडल ऊतकों को कम नुकसान पहुंचाती है, आगे का पॉइंट जो है राउंड शेप होता है और नुकीला होता है, वो क्या कहलाती है, एट्रोमेटिक निडल कहलाती है। ठीक है, अब जो ट्रोमेटिक है इनका उपयोग कहाँ करेंगे और एट्रोमेटिक का उपयोग कहाँ करेंगे। जो ट्रोमेटिक है, एट्रोमेटिक, इनका उपयोग करते हैं हम कोमल ऊतकों में। यहां पर करते हैं मुख्य रूप से कोमल ऊतकों में, यानी जहां पर ज्यादा मुलायम ऊतक होते हैं, ज्यादा मतलब सुई आसानी से प्रवेश कर जाती है। जबकि जो ऊतक सघन होते हैं, कैसे हैं, सघन है, मजबूत हैं, तो वहां पर जो एट्रोमेटिक निडल है उसको प्रवेश कराना इतना आसान नहीं होता है। तो सबसे पहले जो ट्रोमेटिक निडल ट्रोमेटिक निडल है इसके द्वारा वहां पर आसानी से हम प्रवेश करा सकते हैं, यानी जो छेद है वहां पर बना सकते हैं और पीछे से जो सूचर मटेरियल है वो प्रवेश कर पाता है। तो एट्रोमेटिक का जो उपयोग किया जाता है वो तो किया जाता है कोमल ऊतकों और मांसपेशियों में, और जो ट्रोमेटिक निडल है उसका उपयोग सघन डेंस, यानी सघन यानी डेंस ऊतकों में या मजबूत ऊतकों में किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये बात हो गई अपनी सूचर निडल्स के बारे में। तो किसी भी निडल के कितने भाग होते हैं, तीन भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, आई होती है सबसे पहले। ठीक है, आंख के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं, आंख वाली और बिना आंख वाली। ठीक, और नेक्स्ट है कि जो बिना आंख वाली है उनको हम क्या कहते हैं, स्वेज निडल कहते हैं। ठीक, जिस तरह से हमने बात की थी किसके बारे में, जो कैटकट वाली निडल थी। ठीक है, उसमें किसी प्रकार की आंख नहीं थी और पीछे क्या लगा हुआ था, उसमें कैटकट का धागा लगा हुआ था, बिना आंख वाली हो गई। बॉडी, जो टिप और आई के बीच का भाग, उसकी शेप के आधार पर यदि वो सीधी है तो स्ट्रेट निडल बोल दिया, सीधी निडल बोल दिया, और यदि वो मुड़ी हुई है तो उसे मुड़ी हुई या कर्व निडल बोल दिया। टिप के आधार पर जो आगे का भाग है जहां से निडल प्रवेश करती है किसी भी ऊतक में, यदि वह नुकीला है और राउंडेड है, ठीक है, गोल है, तो उसे बोलते हैं हम एट्रोमेटिक। और यदि वह आगे का जो भाग है वो त्रिकोणाकार है, ठीक है, पुटिंग एज है उसके, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रोमेटिक निडल। चोट ज्यादा कौन पहुंचाती है या ऊतकों को क्षति कौन सी निडल ज्यादा पहुंचाती है, ट्रोमेटिक निडल पहुंचाती है।
ठीक है। ट्रोमेटिक का उपयोग कहाँ किया जाता है? सघन ऊतकों में या मजबूत या कठोर ऊतकों में किया जाता है, और एट्रोमेटिक का सॉफ्ट कोमल ऊतकों में किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गई अपनी सूचन निडल के बारे में पूरी बात। अब मान लो कि इस तरह की निडल हो गई कि जैसे कोई निडल है, इसमें आई भी है, ठीक है, और आगे की तरफ कैसा भाग हो गया, ये ट्रोमेटिक हो गया, और ये इसकी आंख हो गई। अब हम इस निडल को किस प्रकार की निडल कहेंगे? तीनों भागों में क्या आएगा सबसे पहले? कैसी है पहली तो बात ये? स्ट्रेट। कैसी हो गई? स्ट्रेट। दूसरा, आइड हो गई, यानी आंख वाली हो गई। और तीसरा कैसी है? ट्रोमेटिक या एट्रोमेटिक? कैसी है ये? ट्रोमेटिक। तो तीनों चीज इसके अंदर है। ठीक है, इस प्रकार से क्लासिफिकेशन किया जाता है कि निडल हम जो यूज कर रहे हैं वो किस प्रकार की कर रहे हैं। अगर यहीं पर ये आगे का पॉइंट राउंड शेप होता, नुकीला होता, ये ट्रायंगुलर नहीं होता, तो ट्रोमेटिक की जगह क्या आ जाता है इस जगह पर? एट्रोमेटिक स्ट्रेट आइड निडल। ठीक है, तो कई प्रकार की इस तरह से कॉम्बिनेशन होते हैं निडल्स के। यदि कर्व होती तो कर्व नाम जुड़ जाता है स्ट्रेट की जगह पर। ठीक है, ये चीज। अब देखो थोड़ा निडल के बारे में देख लेते हैं एक बार। ये रहा, देखिए। थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं। देखिए, ये जो निडल है राउंड शेप में जो होती हैं, यानी स्ट्रेट तो जैसे मैं बात कर रहा था बिल्कुल स्ट्रेट हो गई। बॉडी वाला पार्ट कैसा है? बिल्कुल स्ट्रेट है। अब ये वाला भाग 1/2 कर्व्ड है। ठीक है। अब जैसे मान लो कि ये इन्होंने एंगल से दिखाया है कि इस तरह से किसी भी सर्कल को, कोई भी सर्कल इस तरह से कंप्लीट होता है, और किसी भी सर्कल का जो पूरा एंगल होता है वो कितनी डिग्री का होता है? 360 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, जो पूरा सर्कल है इसका जो कोण होगा पूरा एक बार घूमने पर कितना हो जाता है? 360 डिग्री हो जाता है। अब हमने इसके जो बराबर के चार भाग कर दिए, तो इसको चार भाग कर दिए तो प्रत्येक भाग कितने डिग्री का हो गया? 90 डिग्री का हो गया। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो 360 हो गया। अब मान लो ये तो हो गया चार भाग, किसी सर्कल को हमने कितने भागों में बांट दिया? चार भागों में। अब हमें इसी सर्कल को हम 8 भागों में बांट देते हैं, यानी इस तरह से और कर देते हैं इसमें, यानी इसको 2 भागों में बांट दिया और इधर से इसको 2 भागों में बांट दिया, तो कितने भागों में बट गया? प्रत्येक खांचा 2 भागों में बट गया, तो टोटल कितने भाग हो गए? 8। तो अब चार की जगह पर कितने हो गए? ये 8। तो प्रत्येक खांचा जो है 90 की जगह पर कितना हो जाएगा? 45 डिग्री एंगल का हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए कि अब इसके आधार पर जो निडल को प्रकार दिए गए हैं। अब जो ये निडल है ये वाली, अब यहां से शुरू हो रही है इस वाले भाग से, तो एक खांचे को तो पूरा कर रही है, क्वार्टर को। ठीक है, और ये दूसरे वाले भाग में से कितने को कवर कर रही है? आधे को, चौथाई में से आधे को कवर कर रही है। तो इस तरह से इस वाले भाग में दो हिस्से थे, तो 1 2 3, तो 3 भागों को कवर कर रही है, और कितने में से? 8 में से। तो 3/8 सर्कल की ये कर्व्ड होती है। जो घुमाव है कितना है? 3/8। अब ये यहां से लेकर के यहां तक पूरी है, कितनी है? कवर, यानी आधा पूरा घेरा ये बना रही है। तो कितनी कर्व हो गई? घुमाव कितना हो गया? 1/2 का घुमाव हो गया। कितने का घुमाव हो गया? 1/2 का हो गया। अगर पूरी घूम जाती तो फिर भैया चूड़ी बन जाती है, निडल थोड़ी रहती है ना। अगर चौथाई घूमी हुई है ये, मान लो यहां से लेकर के इस तरह से, मान लो यहां से लेकर के केवल यहां तक घूमी रहती है, तो ये कितनी होती? 1/4 घुमाव की रहती। इसमें जो घुमाव रहता वो कितना रहता? 1/4। अब ये सबसे ज्यादा घुमाव की है, तो सबसे ज्यादा घुमाव की कितनी हो गई? 5/8 हो गई। ठीक है, तो ये घुमाव के आधार पर जो निडल है उसके प्रकार होते हैं कि उसमें घुमाव कितना है। 1/2 घुमाव है, ठीक है, 3/4 घुमाव है, 3/8 घुमाव है। ठीक है, इसके आधार पर ये क्या है? निडल के क्लासिफिकेशन होते हैं। ठीक है, तो ये चीज है। अब देखिए,
अब निडल के बाद, निडल के बाद बात आती है सूचरिंग नोट, नोट की। यानी हमने क्या किया, कोई भी घाव हुआ या कोई भी इंजरी हुई, उसके लिए सबसे पहले हमारे लिए किसकी आवश्यकता है, सूचर पदार्थ की आवश्यकता है। और सूचर पदार्थ को किसकी सहायता से उस घाव को बंद करेंगे, सूचर निडल की सहायता से बंद करेंगे। तो हमने बात कर ली, सूचर निडल और सूचर पदार्थ हो गए दोनों, हमारा निडल होल्डर भी हो गया। अब है कि वहां पर हमने मान लो सिलाई कर दी, तो अब वहां पर गांठ किस तरह से लगाएंगे, कौन कौन सी हमारी गांठें होती हैं। तो सबसे पहले हमें नाम पता होने चाहिए कि अपनी गांठें कौन कौन सी हैं। एक तो होती है सिंपल नोट, स्क्वायर नोट, ग्रीनी नोट, सर्जन नोट और ट्रिपल नोट। ठीक है, तो ये हमारी मुख्यतः गांठें हैं। सिंपल नोट जिसको हाफ इंच को कहते हैं, तो सिंपल जैसे इस तरह से बांध करके लगा देते हैं, तो सिंपल नोट होती है। स्क्वायर नोट, ग्रेनी नोट, सर्जन नोट और ट्रिपल नोट। अब देखो इनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो ये हैं अपने गांठों के। ठीक है, ठीक। ठीक, देखिए ये सिंपल नोट है। यानी क्या है इसमें कि एक बार क्या बार एक सिंपल लूप लगा रहे हैं, मानते हैं ना जिस तरह से भाई की गांठ लगाई, आप समझ पा रहे होंगे आसानी से। ठीक है, एक सिंपल लूप बनाया जाता है, तो इसको हमने क्या बोल दिया, सिंपल नोट कह दिया। तो ये क्या हो गई अपनी सिंपल। जब एक लूप के ऊपर, ठीक है, हमने एक लूप बनाया, एक सिंपल नोट लगाई, ठीक है, और उसके ऊपर हमने क्या लगाई, दूसरी सिंपल नोट लगाई। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सर्जन नोट कहते हैं। अब देखो इनको एक बार इससे आप समझ लें। देखो सिंपल नोट को हम क्या कह रहे हैं, हाफ नोट कहते हैं। ठीक है, स्क्वायर नोट में क्या है, स्क्वायर को किसे कहते हैं, चौकोर। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोल देते हैं हम, चौकोर गांठ भी बोल देते हैं। इसी को हम किस नाम से जानते हैं, रीफ नोट के नाम से जानते हैं। और इसी को हम फ्लैट नोट के नाम से जानते हैं। तो ये इसके अन्य नाम हो गए। यदि इनमें से कोई भी नाम दिया जाए तो वो किसके बारे में बात कर रहा है, स्क्वायर नोट के बारे में ही बात कर रहा है। इसमें पहले लूप के अंदर, यानी इसके ऊपर, जैसे सिंपल नोट लगाई थी हमने, पहला लूप था उसमें, तो उसके ऊपर विपरीत दिशा में दूसरा लूप लगाया जाता है। ठीक है, अब जो स्क्वायर नोट है और ग्रेनी नोट है एक जैसी ही है दोनों, लेकिन फर्क किसका होता है, लूप का। स्क्वायर नोट में तो जो लूप है पहला, वो पहले लूप के ऊपर जो दूसरा लूप बनाया जा रहा है वो विपरीत दिशा में बनाया जा रहा है। और यहाँ पर जो दूसरी, जो ऊपर का लूप है दूसरा, वो समान दिशा में बनाया जाता है। कैसे, अब यहाँ पर पहला लूप है, यानी पहले लूप में देखो, यानी एक भाग इसका नीचे वाला है। ठीक है, वो कहां पर है, नीचे। ठीक है, और यहाँ पर ये जो दूसरा वाला भाग है कहाँ आ गया, ऊपर। तो इसमें जो लूप बन रहा है वो कैसे बन रहा है, विपरीत दिशा में बन रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका सर्जन नॉट। अब इसी तरह से यहां पर देखो, इनमें से सर्जन नोट कौन सी है, ये वाली। यानी जो दोनों लूप हैं वो कैसे हैं, विपरीत दिशा में उपस्थित। और जब पहले लूप के ऊपर जो दूसरा लूप है जब समान दिशा में बनाया जाता है, तो वो क्या कहलाता है, ग्रेनी नोट कहलाता है। ठीक है, आप तो केवल इतना समझें मुख्य रूप से कि सिंपल नोट तो किसे कहेंगे, कि सिंपल हमने गांठ लगा दी, एक लूप बना दिया सिंपल। ठीक है, और जब पहले लूप के ऊपर दूसरा लूप लगाया जाता है, यानी एक गांठ लगा दी, बांधने के लिए हम फिर उसकी उसी गांठ के ऊपर दूसरी गांठ और बनाते हैं। ठीक है, अगर वो दोनों की दिशा, पहले की नीचे वाले की दिशा और ऊपर वाले की दिशा, दोनों लूपों की दिशा विपरीत है, ठीक है, कैसी है, एक दूसरे के विपरीत हैं, तो वो क्या कहलाएगी, स्क्वायर नोट कहलाएगी। और यदि पहले लूप के ऊपर जो दूसरा लूप बन रहा है उसकी दिशा नीचे वाले लूप की दिशा के अनुसार है, यानी एक दूसरे के जो लूप हैं दोनों की दिशा कैसी है, समान है, तो वो क्या कहलाएगी, ग्रेनी नोट कहलाएगी। स्क्वायर नोट और ग्रेनी नोट सेम है, लेकिन अंतर किसका है, केवल ऊपर लगने वाले लूप की दिशा का। ठीक है, सर्जन नोट जो होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, मॉडिफाइड स्क्वायर नोट के नाम से जाना जाता है। ठीक है,
यानी सर्जन नोट की तरह ही होती है, लेकिन होता क्या है कि जो पहली वाली जो गांठ है जहां पर हम सिंपल लूप लगा रहे थे, एक लूप लगा रहे थे, तो वहीं पर पहली गांठ में क्या कर देते हैं, दो घुमाव बना दिए जाते हैं इस तरह से। तो यहां पर क्या बना दिए ये, ठीक है, दो घुमाव मुख्य रूप से बना दिए। ठीक है, एक घुमाव की जगह पर कितने घुमाव बना दिए, यहाँ पर दो घुमाव बना दिए जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद दूसरी साधारण गांठ यानी सिंपल नोट लगा दी। इस तरह से सिंपल नोट को लगाया जाता है उस वाली तरह। तो इसके ऊपर सिंपल नोट, ठीक है, ये डबल लूप हो गया, और ये क्या हो गई, सिंपल नोट हो गई। इसी को हम क्या कह देंगे, सर्जन नोट कह देते हैं। ठीक है, और वो हमने क्या कर दिया था इसमें, सर्जन नहीं, ये स्क्वायर नोट की, ये स्क्वायर सर्जन कैसे लिखती है, क्या है ये, स्क्वायर नोट है। ठीक है, तो सर्जन नोट क्या है बेसिकली, कि जो स्क्वायर नोट है उसी का रूपांतरित स्वरूप है। जो स्क्वायर नोट में दोनों लूप की जो दिशा होती है वो कैसी है, विपरीत। तो विपरीत लूप की दिशा यहां भी होती है, लेकिन जो नीचे का लूप है जहां सिंपल लूप बना रहे थे, किसमें, स्क्वायर नोट में, यहां पर कैसा लूप बना दिया जाता है, नीचे का लूप डबल बना दिया जाता है। कैसा बना दिया जाता है, डबल लूप बना दिया जाता है नीचे का। ठीक है, कैसे, इस तरह से, तो नीचे का डबल लूप बना दिया और इसके ऊपर हमने सिंपल नोट लगा दी, तो ये क्या कहलाती है, सर्जन नोट कहलाती है। क्या है ये, रूपांतरित स्क्वायर नोट होती है, मॉडिफाइड स्क्वायर नोट होती है। ठीक है, अब देखिए अगला है ट्रिपल नोट। ट्रिपल नोट जो है, एक तरह से इसको रिवर्स नोट भी बोलते हैं, आप केवल नाम याद रखें यहाँ पर। इसको डबल सर्जन नोट भी बोलते हैं, और तीसरा डबल लीफ नोट। लीफ नोट किसे कह रहे थे हम, स्क्वायर नोट को। तो एक तरह से दो बार हमने क्या यूज कर ली, स्क्वायर नोट हमने यूज कर ली, तो इसको हम क्या कह देंगे, डबल स्क्वायर नोट, या फिर डबल सर्जन नोट, या रिवर्स नोट इसे कहा जाता है। किसको, ट्रिपल नोट। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब इसको जो रूप, इसका स्वरूप है वो किस तरह से दिखा सकते हैं, कि सर्जन नोट के साथ में यदि हम स्क्वायर नोट यूज करें, क्या कहेंगे हम उसे, ट्रिपल नोट कहेंगे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि सर्जन नोट को ही हम क्या कह रहे हैं, मॉडिफाइड स्क्वायर नोट कह रहे हैं। ठीक है, तो मॉडिफाइड स्क्वायर नोट का मतलब हो गया क्या चीज, स्क्वायर नोट, और इसीलिए हमने इसको क्या बोल दिया, डबल सर्जन नोट। ठीक है, ये बात। अब जो ट्रिपल नोट लगाई जा रही है, मतलब तीन तीन बार हम गांठ लगा रहे हैं, तो क्यों लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई उद्देश्य है। यानी दो बार गांठ लगाने पर या सर्जन नोट लगाने पर भी वो गांठ नहीं रुक रही है, जो सूचर पदार्थ है वो सही ढंग से नहीं बन रहा है। तो ऐसे सूचर पदार्थ जो कैसे हैं, चिकने हैं या स्लीपरी हैं, जिनमें चिकनाहट ज्यादा है, तो उनकी गांठों को मजबूत करने के लिए ट्रिपल नोट लगाई जाती है। ठीक है, अब इसमें देखो एक चीज और दिखाई जाती है, कि जैसे ये 2+1 है, यानी कितने लूप हम यूज कर रहे हैं पहली गांठ में। ठीक है, जो सिंपल पहली गांठ है सर्जन नोट, उसमें हम दो लूप यूज कर रहे थे, तो 2 दिखा दिया, यानी लूपों को हम प्रदर्शित कर रहे हैं। पहली गांठ में हम कितने लूप बना रहे थे, दो लूप बना रहे थे। उसके ऊपर सिंपल साधारण गांठ लगा रहे थे, उसमें केवल एक लूप हम बना रहे थे। तो 2+1 से इस सर्जन नोट को प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, अब हम यहाँ क्या बात कर रहे हैं, कि सर्जन नोट हो गई, तो सर्जन नोट का मतलब क्या हो गया, 2+1 हो गया। ठीक है, और साथ में फिर ऊपर क्या कर देते हैं हम, एक सिंपल नोट इसमें और लगा देते हैं, तो ये ट्रिपल नोट, यानी तीन नोटें होंगी, 2+1+1, इससे इसको ट्रिपल नोट को हम प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, तो अब देखो याद रखने वाली बात, सिंपल नोट एक किसी भी चीज को बांधने के लिए हम एक बार जब उसको दोनों लूपों को अदला बदली कर देते हैं, ठीक है, सिंपल नोट कहलाती है, जिसको हम हाफ हिच के नाम से जानते हैं। ठीक है, या हाफ नोट के नाम से जानते हैं। अब दूसरा है स्क्वायर नोट। जब हम गांठ लगा रहे हो, एक गांठ के ऊपर दूसरी गांठ मजबूती से बांधने के लिए लगाते हैं। ठीक है, यहां पर केवल आप लूपों का याद रखें, कि यदि लूपों की दिशा कैसी है, विपरीत है, कैसी है, विपरीत है, तो वो क्या कहलाएगी, चौकोर गांठ कहलाएगी,
स्क्वायर गांठ कहलाएगी। यदि दो लूप बन रहे हैं और उन दोनों लूपों की दिशा समान है तो क्या कहलाएगी? वो ग्रेनी नॉट कहलाएगी। दोनों में अंतर स्क्वायर नॉट और ग्रेनी नॉट सेम है, लेकिन जो दूसरा लूप है उसकी दिशा का फर्क होता है। ऊपर नीचे के दोनों लूप यदि विपरीत दिशा में है तो स्क्वायर नॉट बोलेंगे। यदि दोनों लूपों की दिशा विपरीत है, सॉरी समान है, तो उसे हम क्या कहेंगे? ग्रेनी नॉट के नाम से जानेंगे। ठीक है। अब सर्जन नोट को ही हम क्या बोल रहे हैं? मॉडिफाइड स्क्वायर नोट कह रहे हैं। स्क्वायर नोट की तरह तो है, लेकिन मॉडिफाइड कर दिया। उसमें क्या मॉडिफाई कर दिया कि जहां हम पहले लूप में सिंपल लूप बना रहे थे, हाफ इंच लगा रहे थे, वहीं पर हम कितने लूप बना देते हैं? सर्जन नोट में पहले वाले लूप में दो लूपों को बना दिया जाता है, इसलिए इसको क्या बोल दिया हमने? मॉडिफाइड स्क्वायर नोट बोल दिया। ठीक। ट्रिपल नोट ऐसे सूचक पदार्थ जिनको हमें ज्यादा मजबूती देनी है या जिनमें जो गांठ है हमें ज्यादा मजबूती से लगानी है, क्योंकि कहीं वो उसकी गांठ खुल ना जाए। ठीक है। तो उनमें ट्रिपल नोट लगाई जाती है। तो वो सूचक पदार्थ कैसे होंगे? स्लिपरी। तो स्लिपरी सूचक पदार्थ में मुख्य रूप से जो है ट्रिपल नोट का उपयोग किया जाता है। ठीक है। तो ये बात हो गई अपनी सूचक नोट से संबंधित। ठीक है। तो एक मिनट। तो इससे आगे की बात जो है, देखो, फिर आते हैं अपनी सूचक टेक्निक। तो सूचक टेक्निक के बारे में हम कल ही बात करते हैं, है ना? तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं हम। तो बेसिकली हमने आज किस किस चीज के बारे में बात कर ली? सूचक पदार्थ के, मतलब जो सूचक पदार्थ के लिए आवश्यक चीजें कौन कौन सी होती हैं उसके बारे में बात की। तो कौन कौन सी चीजें होती हैं? सबसे पहले हमारे पास सूचक पदार्थ होना चाहिए। उसके बाद सूचक निडल होनी चाहिए। ठीक है। तीसरा कि हम जो गांठ हैं वो किस तरह की लगाएंगे, और सुई को जो सूचना निडल है उसको प्रवेश कराने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? निडल होल्डर होना चाहिए। और लास्ट में है कि हम जो पैटर्न है, किस तरह के पैटर्न में हम सूचरिंग कर रहे हैं। ठीक है। तो सूचर मेटेरियल की बात हमने कर ली, यहाँ पर सूचरिंग निडल की बात कर ली, सूचर नोट की बात कर ली, और निडल होल्डर की बात हमने कर ली। तो अभी अपना जो ये सूचरिंग पैटर्न वाला है, ये चीज यहाँ पर रह जाती है। सूचर मेटेरियल में हमने क्या बात की थी कि सूचर मेटेरियल जो है मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। ठीक है। कौन कौन से होते हैं? घुलनशील और अघुलनशील। तो घुलनशील का उपयोग कहाँ किया जाता है? आंतरांगों में किया जाता है। ठीक है। और आंतरांग किस लिए? कि जो एक समय के बाद अपने आप ही अंदर घुल जाए। ठीक है। और दूसरे होते हैं अघुलनशील, जो कि अपने आप नहीं घुलते। ठीक है। और उनको शरीर की सतह के ऊपर उपयोग किया जाता है। इसके बाद जो घुलनशील हो चाहे अघुलनशील हो, उनकी दो कैटेगरी में हमें याद रखना है कि ऐसे कौन कौन से सूचर पदार्थ हैं जो प्राकृतिक प्रकार के हैं, और ऐसे कौन से हैं जो संश्लेषित प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक में बात करें हम, जो घुलनशील में, तो सबसे ज्यादा जो पॉपुलर है वो कौन सा है? कैटगट। ठीक है। कैटगट कहाँ से प्राप्त होता है? जो भेड़ है उसकी छोटी आंत की जो सबम्यूकोजा है उससे प्राप्त होता है। सामान्यतः ये इतने मतलब मजबूत नहीं होता है या ड्यूरेबल नहीं होता है, लेकिन इसको एक एसिड है क्रोमिक एसिड, उससे जब इसको ट्रीटेड किया जाता है, उपचारित किया जाता है, उसके बाद इसकी तनाव क्षमता में, इसकी सामर्थ्य में, इसकी मजबूती में, इसकी घुलन, मतलब घुलनशीलता की जो नेचर है वो इसकी बढ़ जाती है। ये ज्यादा दिनों में घुलता है। ठीक है। क्रोमिक एसिड से उपचारित करने के बाद। तो क्रोमिक एसिड से उपचारित करने के बाद ही इस कैटगट को क्रोमिक एसिड के नाम, वो क्रोमिक कैटगट के नाम से जाना जाता है। और क्रोमिक कैटगट को चार भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? प्लेन, माइल्ड, मीडियम और एक्स्ट्रा क्रोमिक। ठीक है। उसके बाद हमने बात की सूचर मेटेरियल हो गए। इसके बाद हमने जो निडल होल्डर हो गया, क्योंकि जो अपनी निडल है, सूचरिंग निडल है, उसको ऊतकों में प्रवेश कराने के लिए और बाहर निकालने के लिए उपयोग किया जाता है। तो था सूचरिंग निडल। किसी भी सूचरिंग निडल में कितनी चीजें होती हैं? तीन भाग उसके होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो उसकी आई, बॉडी, और इसके बारे में बात हमने की थी। आंख के आधार पर आंख वाली और बिना आंख वाली। बिना आंख वाली को जो नाम दिया गया है वो क्या नाम दिया गया है? स्वेज निडल दिया गया है। ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट है कि जो बिना आंख वाली निडल है उसको क्या बोलते हैं? हम स्वेज निडल कहते हैं। बॉडी के आधार पर स्ट्रेट और कर्व।
यानी जिनकी बॉडी सीधी है उन्हें स्ट्रेटनेटेड बोल देते हैं। जिनमें घुमाव है, अब घुमाव किस प्रकार का है, कितने मतलब राउंड में है, ठीक है, 1/2 राउंड है, ठीक है, मतलब जैसे 3/8 है, 5/8 है, कितना राउंड की वो घुमाव है उसमें, उसके आधार पर उसके राउंड को नाम दिया जाता है, कर्व का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट है टिप। टिप के आधार पर दो प्रकार की, ट्रोमेटिक, एट्रोमेटिक। ट्रोमेटिक जो ऊतकों को क्षति पहुंचाती हैं, लेकिन कहाँ उपयोग में लिया जाता है, सघन और मजबूत ऊतकों में, ठीक है, जहां पर एट्रोमेटिक नीडल आसानी से प्रवेश नहीं कर पाती है। और एट्रोमेटिक का जो एंड है वो कैसा होता है, गोल और नुकीला होता है। कोमल ऊतकों में इसका उपयोग किया जाता है, ऊतकों को कम क्षति ये पहुंचाती है, ठीक है। तो इसके आधार पर ये डिवाइडेशन हो गया इसका। नेक्स्ट हमने बात की थी नोट के बारे में, ठीक है। तो नोट में हमने क्या बात की, सिंपल नोट, एक बार गांठ लगाते हैं। स्क्वायर नोट में क्या था कि दो लूप बनते हैं, पहले लूप के ऊपर दूसरा लूप बनता है, लेकिन लूप लगा जो गांठ लगाने की दिशा है वो क्या हो जाती है, विपरीत हो जाती है। दोनों लूपों की दिशा कैसी है, विपरीत, तो हम उसे बोलेंगे स्क्वायर नोट। यदि पहले लूप के ऊपर दूसरा लूप बन रहा है और दिशा सेम है, ठीक है, तब वो क्या कहलाएगा, ग्रेनी नोट कहलाएगा। तो ग्रेनी नोट और स्क्वायर नोट दोनों ही सेम है, लेकिन फर्क किसका है, लूप की दिशा का। जो इनके ऊपर का लूप बन रहा है उसकी दिशा नीचे की दिशा के समान है, तो ये कहलाएगा ग्रेनी नोट। यदि ऊपर का लूप और नीचे के लूप की जो दिशा है वो विपरीत है, तो वही गांठ क्या कहलाएगी, स्क्वायर नोट कहलाएगी, ठीक है। अगला आता है फिर सर्जन नोट। सर्जन नोट एक्चुअल में जो स्क्वायर नोट है उसी का रूपांतरित स्वरूप है, ठीक है। और क्यों है, क्योंकि जो नीचे सिंपल लूप लग रहा था, अब वही लूप कितने भागों में बांट दिया, दो बार लगा दिया, एक बार घुमाव लगा दिया और दो बार, मतलब एक बार और लगा दिया, ठीक है। और उसके ऊपर फिर सिंपल नोट जिस तरह से लग रही थी उसी तरह से लगा दी, तो फिर ये क्या कहलाती है, सर्जन नोट कहलाती है। एक होती है ट्रिपल नोट, जिसको हम डबल सर्जन नोट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, डबल रीफ नोट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि सर्जन नोट को ही हम, सॉरी, डबल सर्जन नोट और डबल रीफ नोट, ठीक है, उसके नाम से जानते हैं। और तीसरा होता है इसका रिवर्स नोट। किन ऊतक किन सूचक पदार्थों में लगाई जाती है, ऐसे सूचक पदार्थ जिनमें तनाव मतलब जो चिकने होते हैं, ठीक है, या स्लीपरी होते हैं, यानी उनमें फिसलन ज्यादा होती है, तो उन ऊतकों, उन सूचक पदार्थों में जो गांठ है मतलब मजबूती से लग सके, वो खुले ना, उसके लिए ट्रिपल नोट का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आज तक का अपना यहाँ का क्लियर होता है। नेक्स्ट है सूचर पैटर्न, ठीक है, आराम से बढ़िया तरह से कल समझेंगे इनको, किस किस तरह से कहाँ पर कौन सा सूचर पदार्थ उपयोग, ओ सॉरी, कौन सा सूचर टेक्निक कहाँ पर यूज हम करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। यदि किसी कोई समस्या है तो वो एक बार आप कमेंट करके बोल सकते हैं, या अपना जो माइक है वो अनम्यूट करके आप बोल सकते हैं। बताइए। ठीक है, तो फिर आज की क्लास फिर यहीं एंड करते हैं, है ना।